हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग संधारित्र प्रवैद्युत चैप्टर की धुआंधार न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए रफ और पेन। जितने भी न्यूमेरिकल आपको दिखाई देंगे ना, स्टार्टिंग के आपको एक आध दो न्यूमेरिकल पहले बढ़िया से देखना है। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल को ना आपको सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ आपको ट्राई करना है। पहले वीडियो को रोकना है, उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे कैसे समझाया जा रहा है एक बार देखने के बाद आपको खुद ट्राई करना है। और दोस्तों, आप जब न्यूमेरिकल खुद लगा लेंगे और आपका आंसर मेरे आंसर से जब मैच करेगा, तब देखो आपको इतनी खुशी मिलेगी ना, आपको लगेगा कि हाँ, जो न्यूमेरिकल मुझे टफ लगता था वो न्यूमेरिकल मुझे बहुत आसान लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको वही करना है कि स्टार्टिंग के 3-4 न्यूमेरिकल को बढ़िया देखना है, उसके बाद खुद अपने आप न्यूमेरिकल को वीडियो को रोक रोक करके ट्राई करते रहना है, ठीक है। तो और इस चैप्टर में पता है आपको 70 न्यूमेरिकल का एक्सपीरियंस मिलेगा लगाने को। आपकी बुक में ना, कुमार मित्तल बुक में 70 न्यूमेरिकल दिया, 69 न्यूमेरिकल। तो आप इतना न्यूमेरिकल लगाओगे ना, तो आपको खुद जो चैप्टर पढ़े हो, पहले से ही टॉपिक पढ़े हो ना, जो न्यूमेरिकल लगाओगे ना, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, आपको लगेगा हाँ भाई न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। आप लोग रफ और कॉपी के साथ, इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेन और कॉपी के साथ ही वीडियो देखने बैठोगे, ठीक ना। ऐसे वीडियो नहीं देखना है, पेन और कॉपी के साथ, और साथ साथ आपको ट्राई भी करते रहना है। आपके सामने दोस्तों पहला सवाल आ गया है, और पहला क्वेश्चन है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। स्टार्टिंग के दोस्तों आपको 2 सवाल थोड़ा टफ मिलेंगे, उसके बाद बहुत इजी सवाल, हर चैप्टर से अलग। हर चैप्टर में क्या होता था, पहला दूसरा सवाल तो बहुत इजी होता था, लेकिन इसमें आपको पहला दूसरा थोड़ा सा लंबा मिलेगा, उसके बाद जो सवाल मिलेंगे ना बहुत इजी मिलने वाले, ठीक है। तो सवाल जो कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपने को वही भंडार बनाना है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ पहले उसको लिखना है, उसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या है, कैसे बनेगा, उसके बारे में सोचना है। ये नहीं क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं आना है ना। चलो भाई, तो क्वेश्चन आपके सामने हो गया है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने समझा, और आपको दिया हुआ पारे की 27 एक समान बूंदों में से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। तो 27 एक समान बूंदें हैं। जैसे मान चलो कि यहाँ पे मैं बूंदों को ले लाऊं, ये पहला बूंद है, ये दूसरा बूंद है, तीसरा बूंद है, चौथा बूंद है। इस तरीके से दोस्तों कितने बूंद है टोटल? 27 बूंद है। कितने बूंद हैं? 27 बूंद हैं। और प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। जितनी ये 27 बूंदें हैं ना, इन 27 बूंदों में से प्रत्येक का जो विभव है वह कितना है? 10 वोल्ट है। प्रत्येक का विभव कितना है? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। आगे कह रहा है यदि इन बूंदों को मिलाकर, जितनी छोटी छोटी बूंदें थी ना, सबको मिलाकर बड़का बूंद बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बड़का बूंद बना दिया गया। अब देखो ये बड़का बूंद बन गया, ये देखो ये बड़ा बूंद बन गया, ठीक ना। ये 27 छोटी छोटी बूंदें थी, उनको मिलाकर के ये क्या बना दिया गया? बड़का बूंद बना दिया गया है। तो कह रहा है कि बड़ी बूंद जो बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, इसका विभव कितना होगा, वही आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, वही आपसे ये पूछ रहा है। चलो दोस्तों, अब हम मान लेते हैं अपने मन से कि जितनी छोटी छोटी बूंदें हैं, सब छोटी बूंदों का आवेश जो है छोटा क्यों है। मतलब एक बूंद का आवेश क्या है, क्यों, इसका विभव क्या है, क्यों, इसका विभव क्या है, क्यों, इसका क्यों, क्यों। तो टोटल कितनी बूंदें हैं? 27 बूंद। एक पे क्यों, दूसरे पे क्यों, तीसरे पे क्यों, सबका कितना हो जाएगा? 27 क्यों। तो बड़की बूंद का आवेश में मान लेता हूँ कैपिटल क्यों, और कैपिटल क्यों बराबर हो जाएगा 27 क्यों। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आया। जितनी छोटी छोटी बूंदें हैं सबका आवेश हमने मान लिया छोटका क्यों, तो बड़का क्यों का मान क्या हो गया? 27 छोटका क्यों। चलो भाई, अच्छा अब बताओ, ये छोटी जितनी छोटी छोटी बूंदें हैं सबको मिला करके ये बड़ी बूंद बनाया गया है। इसका मतलब है कि इन सभी बूंदों का जो आयतन होगा, इन सभी बूंदों का जो आयतन होगा बड़की बूंद के आयतन के बराबर होगा, ठीक ना। इस बात को मैं देखो क्या लिखता हूँ आपको कि 27 छोटी बूंदों का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन जो होगा, 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा, ठीक ना, आयतन होगा, वह बराबर होगा किसके? इस बड़ी बूंद के आयतन के। बराबर होगा बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, है ना। 27 छोटी बूंदों का आयतन जो होगा बराबर होगा बड़ी बूंद का आयतन। 27 छोटी बूंद का आयतन, बूंद कैसा है? गोलाकार है, बूंद गोलाकार होता है, ठीक ना।
तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद है तो छोटका आर मान लिया, बड़ी बूंद है तो बड़का आर मान लूँगा। वाह भाई मज़ा आ रहा है ना। बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह से ये खिसक लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 27 आर क्यूब, यहाँ बचा दोस्तों 27 आर क्यूब और यहाँ बचा कैपिटल आर क्यूब। देखो यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 3 घात नहीं है, इसको भी मैं 3 घात के रूप में बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर 3 आर की घाते 3। 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 हो जाएगा आर क्यूब। तो आर कितना देखो 3 3 से कट जाएगा तो आर बराबर आपको मिल जाएगा 3R। तो दोस्तों अभी ये कुछ हुआ नहीं है, बस ये है कि अब कहीं भी आपको कैपिटल आर मिलेगा वहाँ पे 3R हम लोग लिख सकते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन में दिया है कि छोटी बूंद का विभव कितना है 10 वोल्ट। तो मान लेते छोटी बूंद का विभव जो है, छोटी बूंद का विभव जो है वह V है। तो V बराबर ऐसे लिख दे, माना छोटी बूंद का विभव, माना छोटी बूंद का विभव, माना छोटी बूंद का विभव V बराबर V है या V है तब थोड़ा और अच्छा लगेगा ना। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब दोस्तों मैंने आपको कभी फार्मूला पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। कोई गोला है, उस गोले के कारण विभव, ठीक है। ऐसे भी समझो यार, जैसे कोई गोला है, अब इस गोले को आवेश दिया जाएगा, अगर चालक है तो वह इसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है, आपको ऑब्वियस है। अच्छा जो इसकी आवेश फैला हुआ है वह उसको एक केंद्र पर हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे आवेश हो गया है। अब ये अधूरी क्या हो गया R, तो यहाँ पर विभव का फार्मूला बिंदु आवेश वाला, बिंदु आवेश का फार्मूला क्या होता है V बराबर KQ/R। वही मैं चीज़ किया हूँ KQ/R। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैंने के समझा है ना, चाहे KQ/R लगाते चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखो, दोनों बात एक ही है। अगर आप लोग की इच्छा है ना मैं KQ/R ही लिख देता हूँ, ठीक ना, KQ/R। V बराबर क्या हो जाएगा KQ/R। ये क्या हुआ छोटी बूंद का विभव, ठीक है। अब माना बड़ी बूंद का विभव, माना बड़ी बूंद का विभव, माना बड़ी बूंद का विभव V डैश हो, ठीक ना, V डैश हो तब, अगर V डैश हो तब क्या हो जाएगा। अब देखो भाई V डैश बराबर K तो वही रहेगा, Q की जगह पे बड़का Q, R की जगह पे बड़का R जगह पे क्या हो गया बड़का। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2, ठीक है। अब जो मैंने इसको बनाया इसका तो कोई काम रह नहीं किया, ठीक ना। चलो भाई इतनी बात समझ में आई। छोटी बूंद का विभव कैपिटल V और बड़ी बूंद का विभव V डैश हो तो V डैश बराबर इतना हो जाएगा, छोटका V का मान मतलब ये छोटी बूंद का विभव इतना हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो, चाहे 2 से 1 में भाग दो, क्योंकि हमें यहाँ पे तुलना कर देना, तुलना करके हम आपको आंसर निकाल देंगे। अभी देखो कितनी आसान तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण जब 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 में भाग देना है, किससे भाग देना है, समीकरण 2 से भाग देना है, 2 से। और जब भाग देंगे देखो तब क्या हो जाएगा V/V डैश बराबर क्या हो जाएगा KQ/R। अब जब भाग का भाग होता है ना, निचवा वाला ऊपरा चला जाता है, ऊपरा चला जाएगा बड़का R, यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ। अब देखो K तो गया, V का मान आपको दिया हुआ देखो 10 वोल्ट दिया है, वाह भाई 10 वोल्ट दिया, मिल गया। ये V डैश का मान चाहिए हमको, इसी V डैश का मान हमको चाहिए बराबर Q का मान हमें पता है, नहीं पता है, चलो भाई Q रख दिए, बटे R का मान नहीं पता है सर, चलो भाई R हो गया, गुणे कैपिटल R का मान पता है, यस 3R। कैपिटल R का मान क्या है 3R है, कैपिटल Q का मान क्या है 27 Q है, लो भाई 27 Q हो गया। अब देखो Q कट गया, R कट गया, ठीक है। और एक देखो 3 के 3, 3 9 27 हो गया, तो V डैश बराबर क्या मिल गया हमको 90 वोल्ट मिल गया। देखा दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से इस सवाल को लगाया गया, ठीक ना।
थोड़ा सा लंबा सवाल था, पहला सवाल था थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन आप देखोगे पहले मैंने कुछ नहीं किया है, ये 27 छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो गया। ठीक है, वहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला r बराबर 3r, माना बड़ी छोटी बूंद का आयतन v और बड़ी बूंद का आयतन v डैश। ये फार्मूला तो आपको मैंने बिंदु आवेश वाला कैसे फार्मूला लगाया गया, कैसे फार्मूला बना, मैंने आपको सिखाया। v बराबर के क्यू बटा आर, यहाँ से के क्यू बटा आर कैपिटल वाले में दोनों में से भाग दे दिया, आंसर आ गया। मज़ा आ गया ना, पहला सवाल इंटरेस्टिंग मज़ेदार गजब का सवाल था। चलो भाई ये सवाल मैं साइड हो गया, आपको ना वीडियो रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, चलो भाई अब सवाल आते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको दूसरा सवाल भी एकदम इसी के जैसा मिलेगा, और आपको करना क्या है, पहले वीडियो को मतलब सवाल को देखना है, और उसके बाद अगर आपके अंदर आ रहा है कि हाँ भाई मैं इस सवाल को लगा सकता हूँ, तो मेरे भैया ज़रूर से ज़रूर सवाल को लगाया करो। देखो जब कोई भी चीज़ ना, जब कोई भी चीज़ या कोई भी काम जब खुद से करते हो ना, तब आपको लगता है हाँ अब मुझे आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई जब साइकिल सिखाता है ना, तो वो बताता है बड़ा अच्छा लगता है। जब अपने से चलाओ, ये लगता है यार हैंडल अपने आप कहीं भाग रहा है। ठीक है ना, तो वो क्यों लगता है, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया हुआ है। उसको बताने में, सुनने में जो बता रहा था, हम लोग सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे यार साइकिल ऐसे हैंडल पकड़ना, ऐसे तो नहीं जाना है। लेकिन जब अपना चलाओ ना, पता चला हैंडल कहीं और भाग रहा है, हम लेके चले गए खंती में। ठीक है, तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को बार बार जब अभ्यास करोगे ना, तो सवाल अपने आप लगेगा। ठीक है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने आ गया है, पढ़िए बढ़िया से। लिखा हुआ है आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सवाल इसी जैसा है ना एकदम। चलो भाई देखो ट्राई करते हैं इसको, क्या क्या क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या हमें दिया हुआ है। आसुत जल की, ठीक ना, सवाल नंबर 2 आपके सामने लिख ही गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सवाल नंबर 2। आसुत जल की 64 छोटी बूंदें। अब देखो आपकी बार 27 था, इस बार 64 हो गया है। 1 2 3 ऐसे 64 बनाए बोलो नहीं, 64 मैं यहाँ पे लिख दिया। ये कितनी बूंदें हैं, 64 बूंदें हैं। ठीक है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या, अब इनकी जितनी छोटी छोटी बूंदें हैं सबकी त्रिज्या हमको दिया हुआ है r बराबर 0.1 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को दोस्तों मैं चेंज कर दे रहा हूँ मीटर में। 1 मिलीमीटर में, ध्यान से अगर नहीं पता है जान जाओ, अब लेट हो रहा है, अगर अब ये सब नहीं जाने ना बेकार है यार। ठीक ना, 1 मिलीमीटर बराबर होता है दोस्तों 1 × 10⁻³ मीटर। अगर मैं पूछूँ 5 मिलीमीटर तो आप कहोगे सर 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 × 10⁻³ मीटर। त्रिज्या को मिलीमीटर दिया था, मैंने मीटर में चेंज कर दिया। आगे लिखा हुआ तथा आवेश, और इन जो छोटी छोटी बूंदें हैं उन पर जो आवेश है, छोटकी बूंद पर आवेश छोटका क्यों, बड़की बूंद पर आवेश बड़का क्यों। वाह भाई, छोटकी बूंद पर आवेश जो दिया है 2/3 दिया है। कितना, 2/3 × 10⁻12 कूलाम, 10⁻12 कूलाम दिया है। और आगे कह रहा है कि मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। ये 64 छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती है, बड़का बूंद बना लेती है। लोग बड़का बूंद बनकर टपका। ठीक है, अभी किसी के सर पे टपकेगा ना, उसको लगेगा वाह भाई कोई हमारे ऊपर क्या गिरा, बर्फ़ का सिल्ला गिरा। चलो भाई ये बड़का बूंद हो गया। अब कह रहा है इस बड़के बूंद का विभव क्या होगा, बोलो भाई विभव पूछ रहा है। अब बताओ भाई, अगर छोटकी बूंद का आवेश छोटका क्यों माने हो, तो बड़की बूंद का आवेश अगर बड़का क्यों लोगे, तो बड़का क्यों किसके बराबर हो जाएगा, 64 क्यों के हो जाएगा कि नहीं एकदम। इस 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा क्या, बड़के बूंद के आयतन के। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख दूं, 64 × छोटी बूंद का आयतन। ये तो समझाया मैंने, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी ना, मिलीमीटर से मीटर में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे भैया हम लोग, 64 × छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है ना, 64 × छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वह क्या होगा, बराबर होगा किसके, बड़की बूंद के आयतन के ना। बड़की नहीं यहाँ पे लिखना, बड़ी लिखना है, बड़ी बूंद के आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन। ठीक ना, 64 × छोटकी बूंद का आयतन बराबर बड़की बूंद का आयतन। तो 64 गोले का आयतन, भाई बूंद कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक ना, अब ये मत कहो कि हाँ सर मैं देखा हूँ कई प्रकार का होता है। छोटी बूंद का आयतन 4/3 πr3, छोटकी बूंद तो छोटका r बराबर बड़ी बूंद का आयतन 4/3 πr3। अब देखो भाई कौन कौन जाएगा, अब देखो 4/3 पाई यहाँ भी, 4/3 पाई यहाँ भी खिसक लिया। ठीक है, बड़का r³ बराबर 4
64, एक बार मैं लिख दूँ 64r³। अब देखो यहाँ पे ये 3 घात में है, ये 3 घात में, लेकिन ये 3 घात में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वाला इस तरीके से नंबर देता है ना कि आपका 3 घात बन ही जाएगा, 4 चौके 16, चौके 64। तो r³ बराबर हो जाएगा 4r की घातिया 3। अब देखो 3 3 तो गया, तो a बराबर क्या मिला 4r। ठीक है, ऐसा रिलेशन वहाँ भी आया था ना, a बराबर क्या मैंने लिखा था 3r, यहाँ पे a बराबर 4r, एकदम सेम टू सेम चला ना, एकदम ना, मजा आया। चलो भाई अब देखो हमें क्या निकालना है, बड़ी बोध का विभव। मान लो बड़ी बोध का विभव क्या है, कैपिटल V है। माना बड़ी बोध का विभव, यहीं पर लिख देना, माना बड़ी बोध का विभव, माना बड़ी जो बोध है, बड़ी बोध का विभव कैपिटल V हो तब, कैपिटल V हो तब क्या हो जाएगा मेरे भाई, V बराबर K कैपिटल Q बटा कैपिटल R। ठीक ना। अब देखो कैपिटल K का मान पता है 9 गुणे घाते 9, कैपिटल Q का मान पता है 27 क्यों, कैपिटल R का मान पता है 4R, मतलब सब मान पता है। अगली बार की तरह मुझे नहीं करना पड़ा, ये तो और आसान निकल गया, ये तो क्या हुआ और आसान निकल गया मेरे दोस्तों। तो V बराबर देखो अब कैपिटल K का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, कैपिटल Q की जगह पे क्या लिखोगे 27 नहीं 64 क्यों, क्या लिखना हमें यहाँ पे 64 क्यों। देखो ये हो गया 64 क्यों बटे R जगह पे क्या लिख दूँ मैं 3R, नहीं सर 4R। क्या बात है भाई, गलती हो रही है। चलो 4R हो गया ना। आप दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, V बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, ठीक है, गुणे 64। अच्छा मैं 4 से काट दूँ क्या, 4 से इसको मैं काट दूँ, हो जाएगा 16 चौके 64, 16 हो गया गुणे 16। और क्यों का मानवा देखो दिया हुआ है 2/3 गुणे 10 घाते -12 गुणे 2/3 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, बटे यहाँ पे लगा दे, ठीक ना, बटे 4 4 तो कट गया, R का मान 0.1 गुणे 10 की घाते -3, ठीक ना। R का मान क्या है 0.1 गुणे 10 की घाते -3। अब दोस्तों हमें इसी को सॉल्व करना है, ठीक ना, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखो 3 1 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो V बराबर क्या हो गया हमारा 3 दूनी 6 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते अच्छा मैंने कुछ गलत छोड़ा क्या, मैंने 16 छोड़ा ना। दोस्तों देखो ध्यान देना भाई जरा, 3 यहाँ बचा 2 यहाँ बचा, 3 दूनी 6, 16 छक्का 96, ये 96 हो गया, वाह भाई। गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -12, ठीक है। देखो -3, अब इसको मैं दशमलव फ्री करूँगा, यानी 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणे 10 की घाते -1 यहाँ पे -3 यहाँ पे -4 हो गया, और -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। वाह भाई बढ़िया समझ आ गया ना। 0.1 को मैंने क्या लिखा 1 गुणे 10 घाते -1 ये और -3 ये -4 और ऊपर गया तो +4, ठीक है। अब V बराबर 96 गुणे, देखो 9 4 13, 13 में से 12 गया 1 मतलब 10, तो V बराबर कितना हो गया 960 वोल्ट। लो भाई मुबारक हो, आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक ना। दूसरे क्वेश्चंस का आंसर कितना आया 960 वोल्ट, ठीक है। दबा के नोट करना भाई, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, ठीक ना। चलो 2 सवाल दोस्तों हमने मजाक में लगा दिया, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा ना। चलो भाई चलो मैं साइड हो गया हूँ, ट्यूशन को वीडियो को रो करके ना एकदम बढ़िया तरीके से नोट कर लो, ठीक है। चलो आते हैं अब दोस्तों हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चंस पर, ठीक ना। 2 सवाल लगाया हमने, दोनों सवाल ये दोस्तों एक टाइप के थे, ठीक ना, दोनों सवाल क्या है एक टाइप के थे। इसके बाद आपको तीसरा सवाल जो रहेगा वो आसान मिलने वाला है, ठीक ना। अब हर सवाल एक जैसा नहीं मिलेगा ना, तो अब तीसरा सवाल जो मिलेगा ना इससे भी आसान। आप कहोगे अरे सर ये 2 सवाल तो आप तो इतना टाइम लगवा दिए, हमें लगा था आप जो भी सवाल बताएंगे बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब दोस्तों ना टाइम नहीं लगेगा। अब आपको लगेगा कि हाँ सवाल थोड़ा जल्दी लग रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपका ना कैलकुलेशन करने का जो स्पीड है वह धीरे धीरे अब आपका क्या हो रहा है तेज़ हो रहा होगा। आप जो मैं जो चीज़ें अभी क्या कर रहा हूँ, सवाल को लगाने की जो स्पीड है ना मेरी, मैं उसको स्लो किया हूँ ताकि आप क्या कर सको हर एक स्टेप को बढ़िया तरीके से समझ सको। और आपको क्या करना है ना, जब बढ़िया तरीके स्टेप को समझ जाना है उसके बाद अपने स्टेप को तेज़ करना है, कैलकुलेशन को हल्का सा तेज़ करना है। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन तेज़ करोगे, आप हर एक चीज़ को जब तेज़ वे में लगाओगे ना तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जब धीरे लगाओगे मज़ा नहीं आएगा। तीसरा सवाल दोस्तों आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ कि 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा।
ठीक है, सवाल बढ़िया है, मस्त सवाल है दोस्तों। आपको करना क्या, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ लिखना है पहले। 25 माइक्रोफैरड धारिता, माइक्रोफैरड, फैरड किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है, तो आपको सी दिया हुआ है। आपको दोस्तों सी दिया हुआ है 25 माइक्रो, ये माइक्रो हो गया, ठीक ना, माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को हम लोग किस में करेंगे, फैरड में, क्योंकि हमारा फैरड यम के यस मात्रक है, ठीक ना। 25 गुणे 10 की घाते -6 फैरड हो गया। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि प्लेटों के बीच 250 वोल्ट विभवांतर वी दिया है, 250 वोल्ट, ठीक ना, 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। हमसे आवेश पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। लो दोस्तों, अब आपको क्यों दिया है, क्यों पूछ रहा है, सी वी दिया है, अरे कौन सा फार्मूला दोस्तों, मैंने आपको पहला एकदम प्यारा सा ब्यूटीफुल फार्मूला बताया है। वह क्या बताया है, क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, मज़ेदार फार्मूला है ना, क्यू बराबर सी वी। बस यहीं पे मान रखना है, सी की जगह यहाँ पे 25 गुणे 10 की घाते -6 और वी की जगह यहाँ पे 250। लो भाई, अभी तो सवाल कितने बड़े बड़े, अब देखो कितने छोटे छोटे, मज़ा आ रहा है ना। तो Q बराबर हो जाएगा 25 का 25, मुझे गुणा आता है, 25 25 होता है 625, आपको नहीं आता तो आप गुणा करके देख लिया करो, ठीक ना। 625, 25 25 625, एक जीरो लग गया, गुणे 10 की घाते -6। ये आंसर दोस्तों सही हो सकता है, लेकिन है नहीं अभी। वैज्ञानिक संकेतन में अपना आंसर होना चाहिए। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है कि आपका दशमलव जो है ना एक स्थान पर होना चाहिए। अभी दशमलव कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ से इसको उछाल के लेकर आना है, यहाँ तक लेकर आना है। आओ दोस्तों लेकर आते हैं मिल करके, 1 2 3 3 अंक लेकर आना है, यानी 6.25 अगमा जीरो है ना, उसको उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो। गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते -6, दशमलव उधर ले जाते हैं ना माइनस में, इधर लेकर आए तो प्लस में। तो Q बराबर हो गया 6.25 गुणे 10 की घाते -3, ये आवेश है, आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो दोस्तों ये आपका हो गया तीसरे वाले क्वेश्चंस का आंसर। आपने देखा तीसरा वाला क्वेश्चन कितना आसान है ना, कितना जल्दी हो गया, कितना आसान तरीके से हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं दोस्तों हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन पर। चौथा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहीं पे शुरू करता हूँ भाई। 4 में दिया है कि 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्या दिया हुआ है, 100 पिकोफैरड का संधारित्र, यानी आपको सी दिया है, सी दिया आपको 100 पिको, पी मतलब पीको, एफ मतलब फैरड, पी मतलब पीको, एफ मतलब फैरड। अब पीको फैरड को चेंज करेंगे हम लोग फैरड में, 100 गुणे 10 की घाते -12 फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक, वी हमको दिया दोस्तों 100 वोल्ट, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। आगे कह रहा है संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, ये चीज़ और ये चीज़ में कौनो फ़र्क है क्या, कौनो फ़र्क नहीं है। फार्मूला क्या लगा दोगे दोस्तों, यहाँ पे जो अपना सूत्र लग गया है, सूत्र Q बराबर सी वी, यहाँ भी सूत्र क्या लगेगा, सूत्र अपना लगेगा Q बराबर सी वी लगेगा। तो Q पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, और C का मान कितना दिया है, 100 गुणे 10 की घाते -12 गुणे V का मान दिया है 100 का गुणा जब कर दोगे तो आप लिखोगे 1 लेकर के 4 बार 0, 2 4 बार 0, ठीक ना, गुणे 10 की घाते -12। अब देखो ये 10 की घाते 4 लिख सकते हो ना, ये ऐसे गुणे 10 की घाते -12, 12 में से 4 गया दोस्तों, 10 की घाते -8, आवेश है, आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम भैया, ठीक है। लो भाई हो गया आंसर, 10 की घाते -8 कूलाम, ठीक है। चलो अब दोस्तों आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने आ गया है, उसके बाद देखिए बढ़िया से क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट, लो भाई 1000 आ गया, 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हमको संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको लिख देते हैं ना। तो क्या दिया है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट, लो भाई वी हमको दिया है, वी हमको दिया दोस्तों 1000 वोल्ट, ठीक ना, 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश हमको क्यों दिया है, क्यों बराबर 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को चेंज कर दे कूलाम में, 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम, सी मतलब कूलाम।
आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हमको सी ज्ञात करना है। लो भाई हमको देखो सी क्यू वी में क्या संबंध, देखो क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है, सूत्र है, सूत्र अपना दोस्तों लग जाएगा यहाँ पे, सूत्र क्यू बराबर सी वी। तो क्यू की जगह पे क्या लिख दे, 2 × 10 की घाते -6, सी का मान पता नहीं है, और वी की जगह यहाँ पे लिख दे क्या हम लोग 1000। ठीक है, अब बताओ भाई सी बराबर क्या हो जाएगा, एक लाइन और देखो, 2 × 10 की घाते -6 बराबर सी × 10 की घाते 3, सी × 10 घाते 3। अब ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, है ना भाई। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10 की घाते -6 पहले से है, ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, × 10 की घाते -3। तो सी बराबर 2 × 10 की घाते -9। वाह भाई वाह, धारिता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है, यफ लिख दो फैरड, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है, 2 × 10 घाते -9 फैरड। ठीक है दोस्तों, आपने देखा अभी तक एक बोर्ड पे केवल एक सवाल लगता था, अब की बार 1 2 3 सवाल लग गया, मज़ा आ गया, 5 सवाल हो गए ना दोस्तों, वाह भाई। चलो अब आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते रहते हैं, आप साथ देते रहो, मैं आपका साथ देता रहूँ, बस इसमें और क्या चाहिए, ठीक है ना, बस साथ देते रहो। ठीक है, ऐसे आप मुस्कुरा करके जब भी सवाल लगाया करो ना, मुस्कुराते हुए सवाल को लगाया करो, टफ सवाल रहा करे तब भी मुस्कुरा दिया करो, देख करके सवाल को मुस्कुरा दिया करो, सवाल शर्मा जाएगा। ठीक है, जब वो शर्मा जाएगा ना तो उसकी औकात जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सवाल को देख करके ना गुस्सा नहीं करना है, क्या करना है, स्माइल करना है, प्यारी से स्माइल देना है, सवाल क्या हो जाएगा, सवाल जो है ना वो खुद ब खुद जो है आपका हल्का हो जाएगा, और आपका मनोबल ना, आपको आपकी मुस्कुराने से आपका मनोबल बढ़ जाएगा। तो सवाल को देख के डरना नहीं है, स्माइल करना है और उसके पीछे पड़ जाना है। ठीक है, चलो भाई सवाल नंबर आ जाए भाई, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखो दोस्तों आपके सामने आ गया है, और सवाल क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, अब उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। ये दोस्तों सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप जहाँ पे नोट करना ना, वेरी इंपॉर्टेंट तो लगा देना, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को, ठीक है, 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो मैं पहले इसको आपको हल्का सा फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखो ये हमारा हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, ये होता है ना समांतर प्लेट संधारित्र, एक ऐसी युक्ति है जिसमें समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें, समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें हो गई, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। अल्प दूरी हम लोग मान लेते हैं क्या है, डी है। ठीक है, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होते हैं, यानी एक पर क्या होगा, अगर प्लस रहेगा तो दूसरे पर क्या होगा, उतना ही माइनस होता है। ठीक है, ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब इसको 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। अभी दूरी तो डी है, अब दूरी को घटा करके क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया है। ये समझो दोस्तों, दूरी घटा के क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, यानी जो पहले दूरी डी थी अब क्या हो गया, दूरी d/2 हो गया है। दूरी कितना हो गया, d/2 हो गया है, दूरी आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ पे जब था, यहाँ विभवांतर कितना था, यहाँ पे दोस्तों विभवांतर कितना था, 500 वोल्ट था, यहाँ विभवांतर कितना था, 500 वोल्ट था। अब कह रहा कि यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, लो भाई मैंने वी डैश या फिर मैंने इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया कि V2 का मान बता दो। ठीक है, अच्छा अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे जो आवेश है, क्या आवेश यहाँ पे चेंज होगा, क्या आवेश यहाँ पे चेंज हुआ, जो आप देखो जितना आवेश यहाँ पे संचित है उतना आवेश यहाँ भी संचित है, आवेश में कोई फर्क नहीं हुआ, यानी यहाँ पे आवेश सेम है। यानी अगर यहाँ पे आवेश हमने क्यों माना हुआ है तो यहाँ भी आवेश क्या होगा, क्यों ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, यहाँ भी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए ही है। प्लेटों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अरे परिवर्तन हुआ किस में, परिवर्तन हुआ केवल दूरी में। दूरी यहाँ पे जो थी उसका यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, A/0/D।
यही होता है ना, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। यहाँ पे देखो A दोनों जगह पे सेम है, यानी ये क्या हो गया, नियतांक हो गया। एप्सिलॉन 0 जमाने का नियतांक है, बचा क्या, केवल D में चेंजिंग हो रहा है, पहले D था अब D बटे 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि A और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ को हटाते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल चिन्ह लेकर आते हैं, यानी C प्रोपोर्शनल टू 1/D। एकदम मजा आया ना, C प्रोपोर्शनल टू 1/D, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे दूरी आधा करेंगे धारिता दोगुनी हो जाएगी, दूरी को दोगुनी करेंगे धारिता आधी हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब यहाँ पे जब ये समांतर प्लेट संधारित था तो इसकी धारिता C1 मान लिया और वह C1 C के बराबर था। अब जब दूरी को आधा कर दिया गया तब इसकी धारिता जो C2 होगा वह क्या होगा, दूरी को आधा करने पर धारिता क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे तो समझ में आ गया धारिता दोगुना हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि विभव कितना होगा। तो यहाँ पे आवेश, यहाँ पर आवेश क्या है, सेम है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आवेश है उसको मैं लिख रहा हूँ Q1, यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, चलो क्यों ही लिखता हूँ। Q बराबर क्या हो जाएगा, C1V1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे आवेश क्या है, Q ही है, वह Q बराबर C2V2, ठीक, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों कि C1V1, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि C1V1 बराबर C2V2, ठीक है। C1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं C, V1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 500, V1 जगह पे 500 बराबर C2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2C, C2 जगह पे 2C, V2 का मान हमको निकालना है, ठीक ना। चलो भाई यहाँ देखो C हमारा कट गया, V से 2 से भाग हो जाएगा, तो V2 बराबर 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट। तो दोस्तों ये सवाल में लगाना कम था और समझना ज़्यादा था, ठीक है, लगाना कम था और समझना ज़्यादा था। तो आपको अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, एक बार फिर समझना, क्योंकि इसमें ना जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको ज़्यादा घुसेड़ा गया है। इसमें आपने देखा कि दूरी को आधा करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ा, मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो ये चीज़ आपको पहले धारिता का सूत्र पता होना चाहिए, और उसके बाद ये चीज़ कैसे हुआ, C प्रोपोर्शनल टू 1/D, दूरी को आधा करने पर धारिता दोगुना हुआ, वो चीज़ आपको बढ़िया तरीके से जब समझ में आएगा तब आप ये सवाल जो है बढ़िया तरीके से लगा पाओगे, ठीक है। सवाल आसान था लेकिन बस केवल घुमाया है और वो घुमाना आपको अच्छा लगा होगा, दिखा होगा कि हाँ कितना मज़ा आया, ठीक है। चलो भाई, जिससे मैंने सवाल बताया है उस तरीके से बढ़िया तरीके से नोट कर लेना और इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट बना करके 1-2 बार इसको और दोहरा लेना, ठीक ना। चलो भाई दोस्तों आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 पर, ठीक है। चलो सवाल नंबर धीरे धीरे हम लोग 6 सवाल लगा दिए ना, चलो इसको मिटा उठा दें। चलो भाई आप लोग वीडियो को रोक करके सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से नोट कर रहे होगे, ठीक है, मुझे इतना भरोसा है। और आप लोग ना सवाल का एंजॉय भी ले रहे होगे ना, देखो मैं पसीने में भीग रहा हूँ और आप लोग पंखे की हवा में वीडियो को देख करके आप एंजॉय ले रहे होगे, ठीक ना। तो आप देखो मैं ना इसलिए पंखे नहीं चलाता ना, उसकी आवाज़ ना आपको जाएगी, और जब उसकी आवाज़ जाएगी तो आपको बढ़िया तरीके से लगेगी नहीं, जब बढ़िया लगेगी नहीं आपको डिस्टर्ब होगा। मैं नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल लूँ, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको बढ़िया तरीके से मिलना चाहिए वीडियो, ताकि आपको लगे हाँ मज़ा आ रहा है। सवाल नंबर 7 दोस्तों क्यों आया, देखो आपके सामने आ गया है। सवाल नंबर 7 ये है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो पहले क्या करना है, अपने को लिखना है क्या दिया हुआ है। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या मान लो भाई R बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना देना, गुस्सा तो नहीं करोगे ना, 1 गुणे दगाते -2 मीटर, 1 कूलम का आवेश देने पर, क्यों बराबर कितना हो गया 1 कूलम का आवेश देने पर क्या पूछ रहा है, विभव V कितना होगा। अब बताओ V बराबर KQ बटा R लगा दे। V बराबर KQ बटा R कैसे समझो जरा। ये देखो मान चलो कोई गोला है, इस गोले का जब आवेश दिया जाता है वह आवेश इसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है, लेकिन एक समान रूप से जो आवेश फैला हुआ है उसको हम लोग सेंटर पर मान सकते हैं, सेंटर पर मान सकते हैं। अब सेंटर पर अगर आवेश है तो इतनी दूरी पर R दूरी पर क्या हो गया, यहाँ पर विभव का फार्मूला V बराबर KQ बटा R, V बराबर KQ बटा R लगा दें। तो अपना दोस्तों यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो सूत्र लगेगा V बराबर KQ बटा R, V बराबर KQ बटा R। तो V बराबर K की जगह पे 9 × 10 की घाते 9, मान तो याद है ना। क्यों कितना दिया 1 कूलम, अरे और कितना दिया है 1 × 10 की घाते -2 चला जाएगा ऊपर हो जाएगा +2, 9 × 10 की घाते 9 × 10 की घाते +2, आंसर क्या हो गया 9 × 10 की घाते 11, विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। विभव का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, वोल्ट हो गया, ठीक है। लो भाई
छठवां सवाल लग गया। आ जाते 7वें सवाल पे। अच्छा ये 7वां हो गया ना यार, वाह भाई 7वां हो गया। 8वें सवाल पे आते हैं ना, सही है ना, मैं सवाल भूल तो नहीं रहा हूँ ना, ठीक है। ये 7वां सवाल हो गया, ठीक है ना, ये 7वां नंबर था। आ जाओ भाई 8वें नंबर पे, ठीक है। 8वां सवाल दोस्तों आपके सामने देखो, धीरे धीरे सवाल आ गया ना। 8वां सवाल देखो क्या लिखा है कि पृथ्वी को 1.28 गुणे 4 किलोमीटर व्यास का गोला मानकर, गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। चलो भाई धारिता निकालनी है, किसकी, पृथ्वी की निकालनी है। और हमें क्या दिया, व्यास दिया है। व्यास को डी से लिखते हैं दोस्तों। डी बराबर कितना दिया आपको, 1.28 गुणे 10⁴ किलोमीटर, 10⁴ किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर बना दें तो D बराबर हो जाएगा 1.28 गुणे 10⁴ किलोमीटर को मीटर बनाएंगे 10⁻3, यानी 1.28 गुणे 10⁻7 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये हमें व्यास दिया है, व्यास की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। व्यास से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं R। तो R दोस्तों हो जाएगा व्यास, जो त्रिज्या का, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 6 = 12, 0.6, 2 × 8 0.64, सही है ना, गुणे 10⁻7 मीटर, ठीक। त्रिज्या हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। लो भाई गोले की धारिता हम लोग जानते हैं दोस्तों, गोले की धारिता का फार्मूला हमने आपको सिखाया हुआ है। गोले की धारिता, गोले की धारिता, गोले की धारिता मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है कि C बराबर 4πε0A, C बराबर 4πε0A होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने R माना हुआ, तो एक जगह यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग, R लिख दें। ए की जगह यहाँ पे R, देखो ए, अगर यहाँ पे हम लोग ए लिखे होते तो यहाँ पे ए लिखते, यहाँ पे R लिखे तो यहाँ पे हमने R लिख दिया। C बराबर 4πε0R। तो अब दोस्तों 4πε0 का मान देखो क्या होता है, सिंस, अब देखो ये इसको अलग से समझना, ठीक है, मैं इसलिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। हमें 4πε0 का मान चाहिए तो उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे 1/9 गुणे 10⁻9 ना, तो C बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻9, ठीक है, गुणे R का मान हमारा क्या है 0.64 गुणे 10⁻7, ठीक ना। अब इसी को दोस्तों हमें सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो C बराबर, मैं इसको दशमलव फ्री कर दूं, इसको दशमलव फ्री करूंगा 64 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻+7, ये प्लस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9 बटे हमारा हो जाएगा 9। 9 से 64 में भाग देना दोस्तों, 9 से 64 में जब हम भाग देंगे वहाँ आ जाएगा 7.11 करके, 7.11 गुणे 9 2 11, 11 में 7 गया 4 गुणे 10⁻4, ठीक है। तो C बराबर हमारा जो आंसर हो गया 7.11 जो है, इसको 7.11 है, ठीक है, 711 माइक्रो। आंसर आप जब किताब वाला मिलाओगे आपका यही भी आंसर सही है, ठीक ना, यहाँ तक आंसर सही, लेकिन वो माइक्रो फैरड में दिया है, किताब वाला आपका आंसर माइक्रो फैरड में दिया है। तो आपको क्या कर देना है, 711 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻4 कर देना है। तो C बराबर 711 गुणे 10⁻6 कर देना है। तो C बराबर 711 -6 हटाओगे, ये माइक्रो फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C बराबर कितना हो गया, 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक। चलो इतना मज़ा आ गया ना, चलो मैं साइड हो गया हूँ, अगले सवाल पे आए धीरे धीरे। चलो सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर आता है 9, ठीक है। अब 9 सवाल नंबर को आपको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक ना। आपने देखा कि भाई सवाल बहुत इजी हैं, बस आपको केवल क्या बने रहने की ज़रूरत है। आप जब ना आप अपने हाथ में से पेन को गिरने नहीं दोगे, यानी पेन को पकड़े रहोगे, ट्राई करते रहोगे तो आपको ज़रूर पक्का आएगा, ठीक ना। बस आपको बने रहने की ज़रूरत है, ठीक ना। जैसे पिच पे खिलाड़ी बना रहता है ना तो रन अपने आप बनता है, जब आउट हो जाता है रन नहीं बनता है ना, तो बस पिच पे बने रहने की ज़रूरत है। वैसे आपको ना वीडियो सामने मोबाइल रख करके आपको देखते रहना है और पेन को चलाते रहना है, सवाल दोस्तों अपने आप खुद ब खुद आने लगेगा, ठीक है। बस आपको बैठने की आदत बनानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ जितना देर तक वीडियो बना है इतनी देर तक वीडियो हमें एक बार बैठ करके पूरा वीडियो देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तो इस तरीके से अपने बैठने की जो पावर है ना उस पावर को बढ़ा सकते हो। नहीं पता चला 20 मिनट 25 मिनट पढ़े उसके बाद गायब हो गए तो अब वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो आप बैठो तो आपको लगे कि हम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ ही डालें, ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 9 दोस्तों, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। चलो आपको क्या दिया है, त्रिज्या R दिया है। तो दोस्तों पहले आपको सवाल नंबर 9 में R दिया है, R बराबर 0.9 मीटर,
तो इसको मैं दशमलव फ्री कर दूं, 9 गुणे 10 की घाती माइनस 1 मीटर। आप तुरंत भी कर सकते हो, मन कहे नहीं करो, आपके ऊपर है। मैं दशमलव फ्री कर देता हूँ, क्योंकि दशमलव मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे बच्चों को ना दशमलव से फोबिया रहता है। दशमलव देखे नहीं कि उनको बुखार छूटना शुरू, दशमलव देखे नहीं कि उनको गुस्सा आना शुरू। तो आपको मैं इसलिए मैं कहता हूँ ना कि दशमलव को हमेशा के लिए हटा दिया करो। तुरंत सवाल में जो दिया ना वही लिखो, तुरंत दशमलव हटाओ, आपका टेंशन खत्म। जो फोबिया होना था, फोबिया गायब हो जाएगा। ठीक है, मज़ा भी आ जाएगा। तो आपको आर दे दिया है 9 गुणे 10 घाती माइनस 1 मीटर। त्रिज्या के धनावेशित गोले का विभव वी भी दिया दोस्तों, वी दिया है 960 वोल्ट। 960 वोल्ट का आपको विभव दिया हुआ है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है आपसे यन पूछ रहा है। ठीक है, यन पूछ रहा है। तो आप दोस्तों पता है आपको, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 लगाया है, अगर आप चैप्टर 1 पढ़े हो, इसीलिए मैं कहता हूँ तो एक चैप्टर ना दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो यकीन मानो आपको चैप्टर 2, 3, 4 कहीं न कहीं हरदम दिक्कत आती रहेगी। अब देखो यहीं पे सवाल में दिक्कत आने स्वाभाविक है। ठीक है, अब दोस्तों ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो डायरेक्ट आपका वी एन आर में संबंध है, ऐसा कोई नहीं है। अब अगर आपको यन पूछा हुआ है, यन तभी आप निकाल पाओगे जब आपको क्यों मिला रहेगा। ठीक है, यन आप तभी निकाल पाओगे जब आपको क्यों मिला रहेगा। तो अपनी पहले क्या है, अपना पहला काम है कि क्यों को निकालना। अब आपको देखना है कि क्यू, आर और वी में क्या संबंध है। अभी मैंने बताया वी बराबर के क्यू बटा आर। ठीक है, गोला भी है, आपको दिख रहा है कि त्रिज्या के धनावेशित गोले को, तो गोले का विभव क्या होता है, वी बराबर के क्यू बटा आर। ठीक है, तो पहले हम लोग सूत्र क्या लगा दें, सूत्र लगा दे वी बराबर के क्यू बटा आर। यहाँ जब क्यू निकालेंगे, क्यू बराबर यानी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, चलो भाई बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, मान रखना है वी की जगह पे 960, के की जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9, क्यू का मान निकालना है, आर की जगह यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते माइनस 1। अब देखो ये 9 9 से कट गया, माइनस 1 है, ऊपर चला जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 960 बराबर 9 और 1 ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 की घाते 10 गुणे क्यू। तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, 960 गुणे 10 की घाते माइनस 10 कूलाम। अब जब क्यू निकल गया है तब हम लोग सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगा देंगे, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। तो क्यू बराबर एन ई, तो क्यू का मान तो हमें पता चल ही गया ना, क्यू का मान हमें पता चल गया 960 गुणे 10 की घाते माइनस 10 बराबर एन का मान हमको चाहिए और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। तो एन बराबर दोस्तों देखो क्या हो जाएगा। अच्छा देखो ये 16 छक्का 96 होता है, लेकिन दशमलव दिख रहा है ना, दशमलव हटा दो, दशमलव दिख रहा है, दशमलव हटा दो। 960 गुणे 10 की घाते माइनस 10 बराबर एन गुणे 16 गुणे 10 की घाते माइनस 1 में लिख दिया। ठीक ना, दशमलव हटा दिया, 10 घाते माइनस 1, आगे 10 की घाते माइनस 19। 960 गुणे 10 की घाते माइनस 10 बराबर एन गुणे 16 गुणे 10 की घाते माइनस 20। ठीक ना, अब देखो 16 के 16, 16 छक्का 96, 60 बचा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस जाएगा, 60 गुणे 10 की घाते माइनस 10 गुणे 10 की घाते प्लस 20 बराबर एन। तो हमारा 20 में से 10 गया 10, तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 6, यानी 60 गुणे 10 की घाते 10। या फिर हम लिख सकते हैं एन बराबर 6 गुणे 10 की घाते 11, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखो 60 है ना, 60 को हमने 10 6 लिख दिया ना, 6 गुणे 10 घाते 11। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं। मज़ा आया ना। चलो भाई इस तरीके से 9 सवाल हो गए दोस्तों, और इस वीडियो में पता है आपको हम लोग 12 क्वेश्चन तक लगाने वाले हैं। ठीक ना, 12 क्वेश्चन ही 9 सवाल हो गए, 3 क्वेश्चन और लगाने वाले हैं, उसके बाद इस वीडियो को मैं क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, चलो भाई आप लोग नोट कर लो, नोट कर लिए होगे, हो गया होगा भाई। चलो आ जाते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। धीरे धीरे आना है, ठीक ना, अपने को अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को क्या है सिखाना है, और आपको क्या है सीखना है, बस सीखना सिखाना यही तो है। ठीक है, और जब आप सीख जाओगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ना आप इतनी स्पीड में लगाओगे पूछो मत। ठीक है, सवाल लगाते लगाते आपको फार्मूला याद हो जाएगा, सवाल लगाते लगाते आपको कैलकुलेशन आपकी स्पीड हो जाएगी, सवाल लगाते लगाते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। वही मेरा काम है आपको करवाना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो भाई सवाल नंबर 10 आपके सामने आ गया। सवाल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है भाई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। लो भाई ऊर्जा पे आ गए हम लोग, धीरे धीरे ऊर्जा पे आ गए भाई। 100 वोल्ट बैटरी द्वारा वी दिया ना, वी हमको कितना दिया है 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट बैटरी द्वारा
100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरड धारिता, धारिता मतलब सी 900 पिकोफैरड, 900 पिको की जगह पे 10 की घाते -12, अब पिको हट गया, फैरड बचा। ठीक है, धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? अरे ऊर्जा यू पूछ रहा भैया। अब देखो मैंने यू का 3 फार्मूला बताया है। मैंने कितना फार्मूला बताया? यू का 3 फार्मूला। कौन कौन सा? यू बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 QV बराबर 1/2 Q²/C। ये दोस्तों जितनी बार क्वेश्चंस में लगाऊंगा ना उतनी बार ये फार्मूला मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको तीनों फार्मूला याद हो जाए। क्या पता किस पे पूछे, क्या पता किस पे पूछे। और ज़्यादातर हमने बताया था यू बराबर 1/2 CV² पे लगता है सवाल। अब देखो CV² ना CV² लगेगा भाई, तो सूत्र हमारा कौन सा लगेगा तीनों में से? सूत्र जो दोस्तों हमारा लग जाएगा यू बराबर 1/2 CV² लग जाएगा। ठीक ना, तो u बराबर 1/2 सी की जगह यहाँ पे 900 गुणे 10 की घाते -12 और v की जगह यहाँ पे 100 लिख कर के घात 2 चढ़ा दो, 100 लिख कर के घात 2 चढ़ा दो। बस इसी को सॉल्व करो। अब देखो उसको 2 से अगर काटोगे तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, एक जीरो लगा दो, 450 आ गया, गुणे 10 की घाते -12 और ये देखो 2 जीरो कितनी बार है? 2 बार है, यानी 10 की घाते 4, यानी 4 जीरो हो गया। अब देखो दोस्तों u बराबर 450 गुणे 12 में से 4 गया 8, 10 की घाते -8। वैज्ञानिक संकेतन में अपने को आंसर चाहिए, आंसर वैज्ञानिक संकेतन में चाहिए तो क्या हो जाएगा? 4.5 गुणे 10 की घाते 2। भैया मैंने 450 को 4.5 गुणे 10 की घाते 2 लिखा, अगवा क्या है? 10 की घाते -8। तो u बराबर हो गया 4.5 गुणे 10 की घाते -6। अरे ऊर्जा का मात्रक बच्चा जानता है कि जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो भाई हो गया। आगे दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। ठीक ना, अगले वाले सवाल पे आते हैं तो सवाल को मिटा देते हैं। अगला सवाल हल्का सा मुझे बड़ा दिख रहा है ना, सवाल पढ़ने में बड़ा दिख रहा है। ठीक ना, जाहिर सी बात है भाई, थोड़ा बड़ा होगा ही। मिटा उठा दे, हो गया होगा, मैं साइड हो गया। चलो फिर भी साइड हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है अगर मैं साइड नहीं होता ना, तुम लोग सोचते हो कहाँ से वीडियो को रोके, कब रोकें, कब सार साइड होते तो मैं वीडियो को रोकता। ठीक है, पता चला मैं साइड ही नहीं हुआ, तुम लोग खिसिया गए। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 देखो भाई क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11 आपके सामने आ ही गया है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 गुणे 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? लो भाई सवाल आपके सामने आ गया है। तो सवाल को पढ़ने के बाद ना क्या क्या दिया लिखना है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया है हमको, ए बराबर हमको दिया हुआ है 3 गुणे 10 घाते 2, 3 गुणे 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा था? प्लेटों के बीच की दूरी, हमें प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानते हैं? डी। डी कितना दिया है? 0.6 मिलीमीटर। अब बताओ मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कि नहीं? क्योंकि ऊपर मीटर में है तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 0.6 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। अब देखो दशमलव हटा दो, दशमलव जब हटाओगे क्या हो जाएगा? 6। अरे भैया 6 लिखो, 4 क्या जीरो में लगा रहा हूँ, 6 गुणे 10 की घाते -4 मीटर है ना। चलो भाई समझ में गए होंगे। आगे देखो, इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। 1000 वोल्ट वी बराबर कितना? 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? यू हमसे पूछ रहा है, यू हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, कितनी ऊर्जा संचित होगी? अब आप समझोगे अरे सर यू हमें पूछ रहा, अभी आपने जो फार्मूला बताया था तीनों, उसमें तो कोई नहीं लगने वाला है। अरे तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? आपको पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी तो निकालो। जब आप सी निकाल लोगे तो आपको कहोगे अरे जब सी मिल जाएगा तो वी दिया है, तो जब ये सी मिल जाएगा वी मिल जाएगा तो 1/2 CV² लग ही जाएगा। वाह, चलो भाई, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला याद है ना? फार्मूला क्या होता है दोस्तों? C बराबर A एप्सिलॉन 0/D।
समांतर प्लेट संधायक की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। अब चाहें आप यहाँ पे मान रख करके C को सॉल्व करके C का मान निकालो, या तो डायरेक्ट आप जहाँ पे CV स्क्वायर रहता है तो C की जगह पे ये वाला मान, ये वाला चीज़ रख करके वहाँ पे मान रख सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्या करें, C का पहले मान ही निकाल लेते हैं, या तो फिर डायरेक्ट मान ना निकालें ना, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे फिर वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं। समांतर प्लेट संधायक की ऊर्जा क्या हमसे पूछ रहा था कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। लो भाई ऊर्जा U बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 C की जगह यहाँ पे A एप्सिलॉन 0 बटा D इंटू V स्क्वायर। अब सब मान रख दो यहीं पे, U बराबर 1/2 इंटू A का मान कितना दिया हुआ है 3 × 10 की घाते -2। एप्सिलॉन 0 का मान पता होना चाहिए, हालांकि किताब में दिया रहता है 8.85 × 10 की घाते -12 बटे D का मान कितना दिया हुआ है 6 × 10 की घाते -4 इंटू V स्क्वायर। V का मान कितना दिया हुआ है हमें 1000 की घात कितनी हमें कर देनी है 2, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना दोस्तों। अब देखो उसका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, सही है ना। अब देखो 2 दूना 4, इस 4 से इसमें अगर भाग दे देते, ठीक है, तो अपना काम बन जाता। तो 4, 4 दूनी 8, 2 दशमलव, फिर 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 × 1 = 4, 1 5, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है, सही है भाई, एकदम सही है। इतना आएगा ना, एकदम आना चाहिए यार एकदम। आगे देखो गुणे 10 की घाते -2 है ही है, -2 ये वाला, -12 यहाँ पे है, -12 यहाँ पे हो गया, -4 है ऊपर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये 3 है, 3 का 2 बार हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 4 10, 12 2 14, 14 में से 10 गया -4, तो U बराबर 2.2, 2.2, 1 2 5 छोड़ो यार, 2.2 गुणे 10 की घाते -4, ठीक है। ये आंसर देखो मिला लेना भाई, 2.125 पूरा दिया, ठीक ना, 2.125 पूरा दिया, 2.125 गुणे 10 की घाते -4 मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों मैं पूरा कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये लगे ना कि कैलकुलेशन आपको करना है। और यहाँ पे देखो मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, नहीं ना, तो आपको कैलकुलेशन आपको अपने मन से करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बगल में बड़का वाला फ़ोन रख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कैलकुलेशन जहाँ भी आया तुरंत, अगर मान चलो 75 × 80, तुरंत मोबाइल से 75 × 80, मेरे भैया 75 × 80 जैसे आपको जैसे मिल जाए, आपको 75 × 80 आप ऐसे मत गुणा करो ना, आप 8 का गुणा करो, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 56 और 4, 56 4 60, 1 0, इस तरीके से आपको गुणा करना है। जब आप बार बार बिना मोबाइल के गुणा करोगे ना, तब जा कर के ये आपके दिमाग में आएगा, आपकी आदत बनेगी, आपकी आदत में आएगा। नहीं तो क्या रहेगा ना, तुरंत कीपैड निकालोगे, या तो फिर आपका जो बड़का वाला मोबाइल है उसको निकालोगे, तुरंत वहाँ से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है ना, धीरे धीरे मेरे साथ। इसलिए देखो मैं हर एक सवाल को ना 0 लेवल से लेकर के एंड तक आपको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ताकि आपको बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन आए। चलो भाई 11 क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लगाते भाई, ठीक ना। हाँ लो भाई मिटा उठा देना, लगातार भाई बोलने में ना हालत ख़राब हो जाती है ना। आपको पता है, आप कभी ना इतनी देर तक जब बोलोगे, ठीक है, वो भी खड़े होकर के इतनी गर्मी में, तो आपको एहसास होगा वाह भाई क्या मेहनत होती है, ठीक है। और अगर मैं इतनी मेहनत करूं और आप लोग तरस ना खाओ, ठीक है ना, तरस खाने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ दान देना मुझे, ठीक है ना, ठीक है। अब ये मत समझना कि मुझे आपको तरस खाना है और तरस खाने के बाद आपको वहाँ पे जाना है, कुछ पैसे पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर तरस आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि तरस मतलब ये है ना, सामने वाले का आपको मेहनत, अगर आपको लग रहा है नहीं यार सामने वाला हम लोगों के लिए मेहनत किया हुआ है, अगर आपको ये लग रहा है दोस्तों, तो आप पक्का ना आपके जितने भी रिलेशन में होंगे, चाचा दादा मामी वगैरह वगैरह, जितनी मोबाइल है, आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बढ़वा देना है। वही समझो कि आपने मेरे पसीने की कीमत चुकाई है, ठीक ना, वही आपको करना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को इतना प्रमोट करो, इतना आगे बढ़ाओ अपने चैनल को, ताकि मुझे भी पसीने बहाने में ना और मज़ा आए, ठीक है, मुझे और लगे कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे परिणाम मिल रहा है, ठीक है। एक यूट्यूबर को बस ये खुशी होती है कि उसको सब्सक्राइबर अच्छे से मिले, बस और कुछ नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन
आपके सामने 12वां क्वेश्चन आ गया भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। 12 में कह रहा है कि एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, तो C1 जो दिया हुआ है 8 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁻6 फैरड लिख दिया, के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर, लो भाई C1 करने की जरूरत ही नहीं, विभवांतर कितने से 20 वोल्ट से बढ़ाकर, 20 वोल्ट से बढ़ाकर अब V2 कितना कर दिया गया है, 30 वोल्ट कर दिया गया है ना, 30 वोल्ट कर दिया गया है। कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। लो भाई स्थितिज ऊर्जा U और डेल्टा मतलब हुआ है कमी या वृद्धि, तो यहाँ पे वृद्धि हुआ है, ठीक ना, कितना वृद्धि हुआ ये कह रहा है ना, वृद्धि की गणना कीजिए। अभी मैंने आपको सूत्र बताया कि U बराबर होता है 1/2 CV², तो यहाँ पे 1/2 C1 V1², 1/2 C2 V2² लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई हमें वृद्धि हो रही है तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। बड़ा कौन है, V2 वाला बड़ा है तो U2 बड़ा हो जाएगा। तो डेल्टा U बराबर मैं लिख सकता हूँ U2 - U1। डेल्टा U बराबर U2 जगह पे 1/2 C2 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि संधारित्र चेंज ही नहीं हो रहा है, संधारित्र की धारिता वही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप C2 जगह पे C लिख सकते हो, CV2² - 1/2 CV1², ठीक ना, CV1²। अब यहाँ पे हमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में हमें जो कॉमन दिख रहा है 1/2 CV2² - V1²। डेल्टा U बराबर 1/2 CV2 जगह पे हो जाएगा आपका 30² माइनस V1 जगह पे हो जाएगा आपका 20²। डेल्टा U बराबर 1/2, अब C का मान रख दें, C का मान क्या है 8 × 10⁻⁻6 गुणे 30² हो जाएगा आपका 900, 20² 400, 2 चौके 8, 4 हो गया। डेल्टा U बराबर 4 × 10⁻⁻6 गुणे 9 में से 400 गया आपका आ जाएगा 500। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, ये 2 जीरो और गुणे 10⁻⁻6। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 × 10⁻3 गुणे 10⁻⁻6। डेल्टा U बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻3। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक ना, 2 × 10⁻3 जूल, ये आपका आंसर है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब फिर आपसे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जितने भी क्वेश्चंस लग सकते हैं उसको लगाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जो 12 क्वेश्चंस बताया गया है वो 12 क्वेश्चंस आपको आसान लगे होंगे, मज़ा आए होंगे। और आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उस कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल आपको कम समझ में आए हैं उस सवाल को आप लोग बताओगे तो उस सवाल को फिर से बताने का ज़रूर प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और जितना भी क्वेश्चंस को आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर लगाने का दोबारा प्रयास करिए। और आप जो नोटबुक बना रहे हो ना, नोटबुक में अगर आपको लग रहा है कि हमें ऑल टू ऑल क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है तो आप उस क्वेश्चंस को जरूर लगाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे और जो मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अपनी नोट कॉपी में जरूर लिखिए और ऐसे क्वेश्चंस को आपको समय समय पर जैसे थ्योरी आप रिविजन करते हैं उस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग बढ़िया तरीके से ग्रहण करने का प्रयास करोगे, ठीक है। फिर चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।